हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल E2 इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, ड्रायर का जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें आप सबको ड्रायर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था और ड्रायर की लाइन के बारे में भी थोड़ा बहुत उसमें मैं चर्चा किया था। तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि सर हमें एक ड्रायर का पूरा डिटेल वीडियो बताइए जिसमें डिकेंडर से लेकर के डीडीजीएस निकलने तक का पूरा प्रक्रिया हो, यानी कि ऑल ओवर ड्रायर का ऑपरेशन जो है उसमें इंक्लूड हो विथ पैरामीटर एंड विथ कैलकुलेशन। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आपको एक एक लाइन और एक एक पैरामीटर अच्छे से बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने एक्सपर्ट कुलदीप से। ठीक है सर, हम पिछली बार वीडियो में नॉर्मली केवल बातें किए थे कि कैसे प्लांट स्टार्ट करते हैं, हाँ। उसके बारे में बात किए थे। आज हम बात ये करेंगे कि हमारा अगर प्लांट स्टार्ट है स्मूथली हम रन कैसे कर सकते हैं, हम उस बारे में थोड़ा बात करेंगे और कुछ चीजें हम फील्ड में भी जाके आपको दिखाएंगे कि क्या चीजें कैसे चलती हैं, मटेरियल किस तरीके से कैसे कैसे हमारा ड्रायर तक पहुंचता है, फिर ड्रायर से कैसे आउटलेट मिलता है, वो सब चीजें पे हम बात करेंगे। तो बताइए कुलदीप, जो हम सबसे पहले प्लांट को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हमें प्लांट को स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले टरबाइन पे कंफर्मेशन लेंगे कि हमें पावर प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। ठीक है। अगर हमें प्रॉपर मिल रहा है, अगर वो बोलते हैं कि आप लोड बढ़ाइए, तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ड्रायर स्टार्ट करने के लिए ड्रायर दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एक मैनुअली, जो 1 बाय 1 हमें मोटरें स्टार्ट करनी है। मैनुअली जो यहाँ ड्रायर सीक्वेंस, अगर मैनुअल स्टार्ट करना है तो हमें ड्रायर सीक्वेंस में क्लिक करके उसमें देखना होगा जहाँ पे ऑटो स्टार्ट है और मैनुअल है। तो हम मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो हम एक एक मोटर प्रॉपर जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग मोटर स्टार्ट करेंगे। बट हमारा प्लांट जो है सीक्वेंस के रूप में लगा हुआ है, जो सीक्वेंस में ऑटो स्टार्ट का फंक्शन दिया गया है, तो हम उसका उपयोग करते हुए काम क्या करेंगे कि ड्रायर सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, इसमें ऑटो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो ऑटो स्टार्ट पे क्लिक करने पे ड्रायर का हमारा जो सीक्वेंस डला हुआ है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 मोटर स्टार्ट हो जाती है। जो कि हमारा यहाँ पे सीक्वेंस डला हुआ, सबसे पहले हमारे ड्रायर की मोटर स्टार्ट होती है, उसमें मोटर स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद उसके बाद हमारा फीड कन्वेयर स्टार्ट होगा, फिर उसके 10 सेकंड बाद हमारा हाई स्पीड मिक्सर स्टार्ट होगा, उसके 10 सेकंड बाद हाई स्पीड रिसाइकल स्टार्ट होगा, उसके 10 सेकंड बाद हमारा फीड कन्वेयर स्टार्ट होगा। ये हमारी सारी मोटरें स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमें आईडी फैन और उसका रोटरी भी स्टार्ट करना हुआ है, तो हम वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद अगर हमारे ड्रायर खाली है तो हमारा चलता रहेगा और हमें बात करनी पड़ेगी रिलेशन पे कि फीड हमें कब तक मिलेगी। हमें फीड मिलने के 10 मिनट पहले ही स्टीम लगाना स्टार्ट कर देना है, जो कि स्टीम हमें मैनुअली लगाएंगे स्टार्टिंग में। अगर जरूरत है आप ऑटो में भी चला सकते हैं, मैनुअल में भी चला सकते हैं, लेकिन हम स्टीम अभी मैनुअल चला रहे हैं। तो हम मैनुअली क्या करेंगे, 1% 2% वाल धीरे धीरे करके खोलेंगे, और वाल खोलेंगे जब हमारा स्टीम जाएगा तो हमारा ड्रायर का जो वेपर टेम्परेचर है, जो कि ये स्टार्टिंग में हमारा रहता है 35 से 40 डिग्री के आसपास, जो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। तब तक हम वेट करेंगे कि हमारा स्पेंट वाश का लेवल कम से कम 20% के आसपास आ जाना चाहिए, ताकि अगर फीड कम चल रही है, हमें ड्रायर में जिस हिसाब से फीड लेना है 20% के आसपास लेवल रहेगा तो हम स्मूथली ड्रायर चला सकते हैं। हमें देखना है कि हमारा आईडी फैन का टेम्परेचर जब 65 के आसपास आ जाएगा तो हमें फीड लगाना स्टार्ट करना है। फीड लगाने के लिए हमें डिकेंडर चालू करना है और ये कन्वेयर दोनों स्टार्ट कर लेने हैं। वेट के कन्वेयर कहीं कहीं सिंगल कन्वेयर दिए रहते हैं, कहीं डबल कन्वेयर है, तो हमारे यहाँ डबल कन्वेयर है तो हम दोनों कन्वेयर स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डिकेंडर में फीड जितना लगाना है उस हिसाब से लगा लेंगे और ड्रायर में लेना स्टार्ट कर देंगे। और हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टीम जब लगा हुआ है तो हमारा ये जो स्टीम इनलेट प्रेशर है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। तो अगर हमारा ड्रायर खाली है, जब उसमें मटेरियल नहीं है, तो हमारा ये प्रेशर थोड़ा हाई रहता है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 1 kg के आसपास पहुंच जाएगा जब हम 60-65 डिग्री तक वेपर टेम्परेचर ले जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हम फीड लगाएंगे तो हमारा ये जो स्टीम इनलेट प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और वेपर टेम्परेचर उस अकॉर्डिंग उसी पे थोड़ा पहले कम होगा 4 से 5 डिग्री, लेकिन उसके बाद दोबारा वो भी इंक्रीज होने लगेगा। कम इसलिए होगा कि हमारा वेपर जो है
वेट केक में मॉइस्चर है, उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि ड्रायर हमारा पूरा खाली था, टेम्परेचर उस समय हीटिंग ज्यादा था, ट्यूबों का थोड़ा कम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इंक्रीज इसलिए होने लगेगा कि बराबर वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगेगा। तो हमारा जब ये हल्का सा डाउन होगा तभी हमें ध्यान देना है कि हमें स्टीम इसका मतलब और बढ़ाने की जरूरत है। तो हम अपना टेम्परेचर देखते हुए वेपर टेम्परेचर जो है हमें 80 तक ले जाना है। लिक्विड ड्रायर खाली है तो 75 से 80 तक पहुंचाना है। अब ये जो हमारा स्टीम इनलेट प्रेशर है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि 1 kg के आसपास मेंटेन रहे, और उस अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे करके मैनुअली स्टीम बढ़ाना स्टार्ट करते चले जाएंगे। जब हमारा स्टीम और जब ड्रायर पे हमारा लोड आ जाएगा 50 के आसपास, तो हमारा मटेरियल जो है कन्वेयर में दिखने लगेगा। तो हमें उसके बाद क्या करना है कि कन्वेयर में जाके मटेरियल को चेक करना है कि हमारा मॉइस्चर है कि अभी ज्यादा ड्राई है। कौन से कन्वेयर में? हमारा ये डिस्चार्ज कन्वेयर है जो रिसाइकल है, 100% रिसाइकल में जा रहा होगा, उसको जाके चेक करना है कि हमारा मटेरियल किस अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर हमारा मटेरियल अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा है तो हमें भी स्टीम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम स्टीम ऐसा होता है कि हम ड्रायर को प्री हीटिंग जो कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, वो ज्यादा हीट हो गया तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारा मटेरियल जल जाता है, वो कलर डाउन हो जाता है, हल्का सा काला बनाने लगता है। तो हमें उसको बचाने के लिए अभी हमारे ड्रायर में लोड भी नहीं है, तो हमारे पास सिंपल सा ऑप्शन है कि हम उसमें पहले थोड़ा मॉइस्चर इंक्रीज करें। जब मॉइस्चर इंक्रीज करेंगे तो हमारा कलर भी सही होने लगेगा और मटेरियल भी सही होगा, जिससे हम अपना ड्रायर का लोड 80-85 तक आराम से ले जा सकते हैं, वो थोड़ा सा मॉइस्चर लाके। जब मॉइस्चर आ जाएगा, जब देखेंगे कि हमारा मॉइस्चर आ गया है, कलर भी थोड़ा सा सही होने लगा, तो हम फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टीम बनाना स्टार्ट करेंगे और मॉइस्चर के अकॉर्डिंग ही स्टीम लगाएंगे और प्लांट को स्मूथली रन करेंगे। ठीक है कुलदीप, आपने इतना तो बता दिया कि प्लांट कैसे स्टार्ट करेंगे और फीड प्लांट में कैसे लगाएंगे और क्या क्या प्रक्रिया है प्लांट को चालू करने का, इन सबको आपने बता दिया, बहुत ही अच्छे तरीका से बताया है। ऐसे हमको ये लग रहा है कि अब हमारे जितने भी नए व्यूअर हैं, जो नए लड़के हैं प्लांट सीख रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो अब हम जो है यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जितने भी इक्विपमेंट आपने बताए हैं, इन सब का थोड़ा थोड़ा काम क्या होता है उसको बता दीजिए, शॉर्ट में बताइए। ठीक है सर, जैसे कि हमारा ड्रायर को तो सब लोग को पता है कि ड्रायर दिया है, मोटर दिया ड्रायर घुमाने के लिए। हमारा फीड कन्वेयर जो है हाई स्पीड मिक्सर के जस्ट नीचे होता है, जिसमें मटेरियल ये हमारा फीड कन्वेयर है जो हाई स्पीड मिक्सर के नीचे होता है। तो फीड कन्वेयर में हमारा हाई स्पीड मिक्सर में जो मटेरियल मिक्स होता है उसमें आता है, उसके थ्रू ड्रायर के अंदर फीडिंग होती है। हम हाई स्पीड मिक्सर क्यों लगाते हैं, कहीं कहीं डबल शाफ्ट मिक्सर भी होता है। तो अपना प्लांट में सबका जो प्लांट लगाते हैं उनका अपना चॉइस होता है कि वो डबल शाफ्ट मिक्सर दे रहे हैं, हाई स्पीड मिक्सर दे रहे हैं। तो हमारे पास हाई स्पीड मिक्सर है जिसमें हमारा वेट केक और रिसाइकल के थ्रू जो मटेरियल आ रहा है दोनों हाई स्पीड मिक्सर में मिक्स होते हैं। प्रॉपर्ली मिक्स होने के बाद हमारे फीड कन्वेयर में जाते हैं, जिससे ड्रायर में फीडिंग होती है। और हमारा जो ड्रायर से फीड निकल रहा है वो आ रहा है डिस्चार्ज कन्वेयर में। डिस्चार्ज कन्वेयर से हम एक 30 और 70 का रेशियो अप्लाई करते हैं कि हमारा 30% जो है मटेरियल अच्छा मटेरियल होगा जो फाइनल निकालेंगे और 70% रिसाइकल में डालेंगे। अब बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि सर हम 70% ही क्यों डालते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं कि 50% मटेरियल निकाल दे, ज्यादा निकाल लें, क्योंकि अगर हम ड्रायर का लोड नहीं प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो हम मॉइस्चर को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि हमारा वेट केक में मॉइस्चर जो आ रहा है वो 75%, 70 से 75% के आसपास आ रहा है, लेकिन हमारा जो डिस्चार्ज कन्वेयर का मॉइस्चर पहुंच रहा है वो 10 से 15% के बीच में है। अगर हम ड्रायर में डायरेक्ट 70% चीज का मॉइस्चर डालेंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे डिस्चार्ज कन्वेयर में आ रहा है वो 10 से 15% नहीं मिलेगा। तो हम इसीलिए 70% मटेरियल डालते हैं रिसाइकल में। रिसाइकल के थ्रू हाई स्पीड मिक्सर में जाएगा तो हमारा वेट केक का और उसका दोनों का मॉइस्चर कम कर देगा। तो मिक्स होकर जो हमारा फीड कन्वेयर में मॉइस्चर है वो हमारा पहुंचता है 28 से 30% के आसपास, जिससे हमारा फीड कन्वेयर में 28 से 30% जो ड्रायर में फीड होगा वो मॉइस्चर 28 से 30% तक पहुंच जाएगा, जिससे हमारा आसानी से ड्रायर स्मूथली रन कर सके। हमें अभी इधर थोड़ा सा ये वाला पोर्शन रह गया था, कूलिंग सिस्टम के बारे में नहीं बताया था। कूलिंग सिस्टम में क्या है कि कूलिंग सिस्टम भी चलाने का 2 तरीका है। एक हम एयर कूलर सीक्वेंस में भी चालू कर सकते हैं और दूसरा यह है कि हम चाहे तो मैनुअली चालू करें। तो सीक्वेंस के लिए वही नॉर्मल तरीका, सीक्वेंस में आप क्लिक करेंगे, इसमें जो कि
ऑटो में क्लिक करेंगे, ऑटो स्टार्ट करेंगे तो ये सीक्वेंस में चल जाएगा। लेकिन हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि मैनुअली चलाएं, ताकि अगर हमारा कोई एक मोटर बंद होता है किसी कारणवश, अगर हम प्लांट में है तो हमारा पूरा प्लांट नहीं बंद हो। क्योंकि अगर हमारा न्यूमेटिक फैन अगर अचानक से बंद होगा तो हमारी ये जो डिस्चार्ज कन्वेयर है वो चोक होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे इसको मैनुअली चलाएं, ताकि अपने पास टाइम मिल जाए कि हर चीजें बंद करने का पूरा समय मिल जाए। हमारा ये न्यूमेटिक फैन है जिसके थ्रू मटेरियल जो 30% निकलता है वो हमारे प्रोडक्ट साइक्लोन में जाते हैं। हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट साइक्लोन है, एक में जो कि हमारा प्रोडक्ट अपना जो भारी मटेरियल प्रोडक्ट है वो होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स में कुछ मटेरियल नहीं जा पाते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे साइक्लोन के थ्रू एयर कूलर में इनलेट होते हैं। और हमारा ये 1013 जो है ये एयर कूलर डिस्ट्रीब्यूटर है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये है कि हमारे एयर कूलर के प्लेट पे मटेरियल को फैलाने का काम करता है। दूसरा हमारी मोटर लगी हुई 1015 जो एयर कूलर के प्लेट को रन कर रही है, पूरी तरीके से रन करती है, और रन करने के बाद साइलो में मटेरियल गिरता है। और बगल में हमारे बैक फिल्टर भी लगा हुआ है, जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं। तो बैक फिल्टर का हमारा ये काम है कि एयर कूलर में जो मटेरियल आ रहा है उसका टेम्परेचर अधिक रहता है, क्योंकि हमारा डिस्चार्ज का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री 55 डिग्री तक अगर रहता है, ये हमारा लगा हुआ न्यूमेटिक फैन में। लेकिन हम डिस्चार्ज कन्वेयर की बात करें तो उसमें 60 से 65 की डिग्री का टेम्परेचर है, जो जब न्यूमेटिक फैन में जाता है मटेरियल तो एयर की वजह से ये थोड़ा सा कम हो जाता है, जो 40 से 45 के बीच के आसपास चलता है। तो जब हमारा यहाँ एयर कूलर में मटेरियल आएगा वो 40 का 45 के आसपास आएगा। लेकिन हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए 30 से 35 के बीच में, जिससे लम्स वगैरह ना बने। इसीलिए हम बैक फिल्टर लगाते हैं। बैक फिल्टर से हमारा जो भी पार्टिकल मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो कूलिंग का काम हो जाए और कूल करता है। अब बैक फिल्टर में खाली इसने एयर के थ्रू खींचते हैं, जिससे माल अपनी तरफ बैक फिल्टर की ओर खींचता है और उसके थ्रू ठंडा होता है। बैक फिल्टर हमारा यही काम करता है। और जो बैक फिल्टर में पार्टिकल्स बचते हैं वो इधर रोटरी चल रही, रोटरी के थ्रू दोबारा साइलो में आ जाती है। और कहीं कहीं एयर कूलर में तो नहीं जाता, यहाँ पे गलत दिखा रखा है, लेकिन वो हमारा डायरेक्ट साइलो में आके मटेरियल गिरता है, जो भी बैक फिल्टर में मटेरियल रहता है। अच्छा, ये वेट स्क्रबर जो दिख रहा है यहाँ पे हमको कुलदीप, इसका क्या काम होता है, जरा इसको भी बता दीजिए। बेसिकली वेट स्क्रैपर हमारा इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेटेड प्लांट है, तो हम वेट स्क्रैपर जहाँ पे इवापोरेशन साथ में नहीं दिया है, या तो हमें वेपर को जहाँ पे डायरेक्ट एयर में छोड़ना है, ड्रायर का जो भी वेपर निकल रहा है वहां पे वेट स्क्रैपर नहीं लगाते हैं। बट हमें इंटीग्रेटेड प्लांटों में ये है कि हमें जो ड्रायर का वेपर निकला उसको यूज करना है। तो वेट स्क्रैपर के नीचे हमारा एक टैंक दिया हो, जिसको हम बोलते हैं वेट स्क्रैपर सीलिंग वाटर टैंक, जिसमें हम इसमें पानी का लेवल एक मेंटेन करते हैं अपना 50 से 60% तक। उसके थ्रू ये पंप लगा हुआ है, इसमें डालते हैं वेट स्क्रैपर में। वेट स्क्रैपर में हमारा जो ड्रायर का वेपर है, वेट स्क्रैपर में नीचे साइड से इनलेट होता है यहाँ कहीं से, और अप साइड से निकलता हुआ अप साइड से ऊपर जाता है। और हमारा जो सीलिंग वेट स्क्रैपर सीलिंग वाटर टैंक है, ऊपर जाके ऊपर से वाटर इनलेट ऊपर साइड से होता है, फुहारे के रूप में नीचे आता है, जिससे हमारा वेपर की क्लीनिंग हो सके। जैसे कि आईडी फैन में हमारा थोड़ा बहुत तो डस्ट भी उठा के ले जाता होगा, तो डस्ट ले जाता होगा, तो उसके थ्रू अगर हम ग्लेंड्रिया में अपना वेपर लगाएंगे तो हमारी ट्यूबें जल्दी खराब होने के चांसेस है, या तो उसमें डस्ट जल्दी बढ़ जाएगा तो हमारा ग्लेंड्रिया सही से काम नहीं करेगा, वो इफिशियंसी हमें कम मिलेगी। उसके लिए हम वेट स्क्रैपर का यूज करेंगे, तो हमारा जो भी पार्टिकल्स है वो इस टैंक में आता रहेगा, और हम टैंक का जो है पानी चेक करते रहेंगे कि इसका पानी जैसे गंदा होता है इसको ड्रेन करके दोबारा से फिल कर दिया जाता है, और ये सर्कुलेशन में चलता रहता है ऑटोमेटिक। इसमें आपका लेवल दिखाता नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको मैनुअली जाके फील्ड में देखना पड़ेगा। टैंक का लेवल जो हमें 60 से 70% रखना है, और उसका सर्कुलेशन कंटिन्यू चलाना है, जिससे हमारा वेपर क्लीन होता रहे और ग्लेंड्रिया में एकदम अच्छे से वेपर जाए। जो भी पार्टिकल्स है वो टैंक में आ जाए। टैंक के थ्रू भी पार्टिकल थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, लेकिन वो क्लीनिंग होता रहता है। जैसे कि हमारा जैसे मटेरियल चेक करेंगे, वेट स्क्रैपर का पानी जैसे गंदा होता है हम उसको ड्रेन करके नया पानी डालते रहते हैं, जिससे हमारा प्लांट स्मूथली चलता रहे। आपका कहने का मतलब है कि वेट स्क्रबर का मुख्य काम है कि ड्रायर के वेपर को क्लीन करके इवोपरेशन की कैलेंड्रिया में जो है फीड कर देना। मतलब हमारा जो ड्रायर वेपर है वो वेस्ट ना हो,
उसको हम यूज कर लें और हमारे स्टीम कंजप्शन की थोड़ी बहुत जो है बचत हो जाए। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये यहाँ पे आते हैं, ये दो टैंक दिख रहे हैं। एक है आपका जो T407 जो दिख रहा है, ये थिन स्लोप का टैंक, और T785 जहां कंडेंसेट का टैंक है। ये बताइए ये दोनों में किस किस प्रकार के कंडेंसेट आ रहे हैं? हमारे इसमें जो स्टीम बेसिकली तो हमारे ड्रायर की तरफ से जो कंडेंसेट निकलता है, एक लाइन उसकी दिया गया है। दूसरा एक कंडेंसेट ये होता है कि जब हम शुरू में जब नया प्लांट स्टार्ट करते हैं तो हमारे इवापोरेशन में डायरेक्टली हम ड्रायर का पेपर नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके भी पहले उसको स्टार्टअप करना है, उसको भी देखना है हमारा वो प्लांट स्मूथ चल रहा है कि नहीं। हम कुछ टाइम बाद ड्रायर को इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ड्रायर भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मॉइस्चर आता है। अगर हम डायरेक्ट अगर स्टार्ट ही वेपर से करेंगे इवापोरेशन में तो हमें वो एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी, या हमारा सही से ग्रेविटी नहीं मेंटेन हो पाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। इसके लिए हमें शुरू में अपना जो है ड्रायर इवापोरेशन में जो एक तो हमारा ड्रायर का स्टीम कंडेंसेट होगा, इवापोरेशन में स्टीम लगा के स्टार्ट करते हैं, तो स्टीम के थ्रू जो कंडेंसेट निकलता है वो भी इसमें एक लाइन दिया हुआ। और यहाँ पे हमारे पास एक अलग से भी प्लांट है जिसको वेस्ट हीट रिकवरी बोलते हैं। वो प्लांट ये है कि जो भी हमारा वेस्टेज वाटर निकल रहा है पूरे प्लांट का कहीं से भी, हम उसको क्या करेंगे, उसको अपने एक पिट में लेंगे, पिट के थ्रू उसमें वेपर उसको कंडेंसेट करके प्रोसेस कंडेंसेट में कन्वर्ट करेंगे। जो भी मटेरियल बचेगा उसको सिरप में बना के दोबारा ड्रायर में ही फिट कर लेते हैं, जिससे हमारे प्लांट में किसी तरीके का कोई भी वेस्टेज ना हो। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का पानी हो हम अपने वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट में फिट करेंगे और उसको यानी कि ZLD मेथड, यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मेथड जो है हम लोग यहाँ यूज करते हैं। और हमारा जो अब देखिए दो चीज है कि हम अगर इसमें स्टीम हमारा आ रहा है ये इस टैंक में, तो टैंक में हमारा टैंक से भी पेपर निकले, क्योंकि हमारे स्टीम का जो इसका टेम्परेचर निकल रहा है स्टीम कंडेंसेट वो 90 से 95 डिग्री के आसपास है, तो उससे भी पेपर बनेगी। तो उस पेपर को यूज करने के लिए हमने उसको फ्लैश पेपर नाम दिया, जो कि हमारा वेस्टेज में जो है हमें स्टीम ना लगाना पड़े, उसकी लाइनें हमें ले जाके दिया हुआ है अपने वेस्ट हीट रिकवरी में। तो हम वेस्ट हीट रिकवरी में भी ये फ्लैश पेपर लगाते हैं। जो हमारा स्टीम कंडेंसेट टैंक से पेपर निकल रहा है वो हम वेस्ट हीट रिकवरी में लगाते हैं, उसके थ्रू हम उसको कंडेंसेट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमारा स्टीम कंजप्शन भी बच गया और इसका जो भी पेपर हमें एयर में निकालना है वो कम से कम निकले और उसका भी यूज हो जाए। तो चलिए, आपने इस वीडियो में तो हमको ये बता दिया कि हमें पूरा प्लांट का प्रक्रिया सब समझ लिए चालू करने का, लेकिन अगर हमें इस प्लांट को बंद करना हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? दोनों तरीका बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा टरबाइन ट्रिप हो जाए, कभी कभी क्या होता है कि टरबाइन ट्रिप भी कर जाता है, तो अचानक से अगर बंद हो इमरजेंसी में तो उस समय क्या करेंगे, और नॉर्मल बंद करना हो तो उस समय क्या करेंगे? दोनों प्रक्रिया बताइए। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारा टरबाइन ट्रिप कर गया, अगर हमारा टरबाइन ट्रिप कर रहा है तो हमारा सब कुछ अचानक से बंद हो जाता है। तो टरबाइन ट्रिप करने पे हमें मेन दो चीजों पे ध्यान रखना है। पहला कि अगर टरबाइन ट्रिप कर रहा है तो सबसे पहले डिकेंडर का हो सके तो CIP करवा लीजिए। अगर किसी तरीके पानी मिल जा रहा है 5-10 मिनट में डीजे चालू हो रहा है तो हमें दूसरे डिकेंडर के CIP कराना है। और तीसरा ये काम करना है कि हमें कितने देर में पावर मिल रही है। अगर हमें पावर थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है तो हमें ड्रायर के जो ऊपर वाले ऊपर जो भी विंडो हैं वो सारे विंडो खुलवा देने हैं, ताकि हमारा इसका जो टेम्परेचर है वो ड्रायर के अंदर टेम्परेचर ID फैन की वजह से तो हमारा 80 से 85, 87, 90 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर टरबाइन ट्रिप होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, जिससे हमें ड्रायर में आग लगने के भी चांसेस हो रहते हैं। अगर हमें ID फैन चलाने में ज्यादा टाइम है तो हमें ड्रायर फील्ड में जाके इनपे जो भी ऊपर उसके लिए साइड विंडो लगी हुई है उन विंडो को खुलवा देना है, जिससे प्रॉपर हमारा वेपर निकलता रहे। नहीं तो अगर हमें मिल जा रहा है तो सबसे पहले हम ID फैन चालू करेंगे, जिससे हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाए। और हम दूसरा काम ये करेंगे कि प्लांट को जाके पूरा 100% रिसाइकल में डाल देंगे, ताकि दोबारा जब प्लांट चलाए तो ऐसा ना हो कि हमारी कोई लाइन चोक हो जाए और हो जाए। तो हमें ड्रायर का लोड इसी हिसाब से प्लांट चालू कर अगर हम रख रहे हैं तो प्लांट का लोड इसी हिसाब से रखना है कि जब भी अगर टरबाइन अचानक से ट्रिप कर रही है तो हमारा प्लांट ऐसा ना हो कि जब हमें लोड मिले तो हम चालू करें तो हमारा ड्रायर ही ना चालू हो। तो हमें लोड उसी अकॉर्डिंग रखने की कोशिश करना चाहिए कि अगर टरबाइन ट्रिप करे तो हम जब भी दोबारा चालू करें तो नॉर्मली ड्रायर चालू हो जाए। और नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले हमें यही चीजें ध्यान रखनी है कि इसका ID फैन का टेम्परेचर जो भी है इसे हमें डाउन करके ही रखना है, नहीं तो आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो पहला
काम यह है कि अगर पावर लेट में मिल रहा है तो विंडो खोलिए, अगर पावर टाइम से मिल रहा है तो हमें आईडी फैन चालू करके छोड़ देना है और वेट करना है जब तक टरबाइन नहीं चल रहा है। ये तो हुआ आपका जो है इमरजेंसी सिचुएशन में, हाँ। अगर प्लांट अपना बंद हो तो उसके लिए आपने बताया। अब नॉर्मल अगर हमें प्लांट बंद करना है तो उसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या सतर्कता बरतनी पड़ेगी? नॉर्मली में जब प्लांट बंद करना तो वो प्री प्लानिंग होता है, तो हमें इससे सबसे पहले अपना पता स्पेंट वाश का लेवल जो भी है, स्पेंट वाश का लेवल हमें डाउन कर लेना है, ताकि बाद में चालू करते समय हमें कोई जल्दी ना रहे, आराम से अगर अपने पास लोड है, प्रॉपर टाइम है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे स्पेंट वाश टैंक का लेवल डाउन करेंगे। लेवल डाउन करने के साथ साथ में हम ड्रायर को भी लोड धीरे धीरे कम करते रहेंगे। और जैसे कि हम जैसे जैसे हम एक बैग ऐसा नहीं करेंगे अचानक से कि टैंक का लेवल डाउन करें और डायरेक्ट फीड काट लिए, स्टीम काट लिए, तुरंत वो काट लिए, उससे क्या है कि हमारा प्लांट डिस्टर्ब हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, धीरे धीरे एक डिकेंडर बंद करेंगे, फीड कम करेंगे और सिरप भी थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे जितना भी चला रहे हैं, और स्टीम धीरे धीरे कम करते हुए और ड्रायर का लोड खाली करते हुए आराम से धीरे धीरे बंद करने की कोशिश करेंगे, ताकि ड्रायर का लोड भी पूरा खाली हो जाए, हमारा जो भी मटेरियल निकल रहा है वो भी खराब ना हो। कभी कभी क्या करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें बंद करना है, हम सीधा गए दोनों डिकेंडर का फीड काट दिए और ड्रायर जो है सीधा स्टीम काट दिए, और उसके बाद ड्रायर को खाली करते हैं जल्दी से। और उसमें क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट फीड और सीधा काट देंगे, तो जब हम फीड और स्टीम दोनों एक साथ में काटेंगे, या तो हमारे ड्रायर में मॉइस्चर आ जाएगा या तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, जो मटेरियल खराब हो जाएगा। तो हमें उससे बचने के लिए हमें दोनों चीजें पे ध्यान रखना है। अपना धीरे धीरे एक डिकेंडर का फीड काटेंगे और सिरप कम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लोड कम किए, अपना मटेरियल चेक करते हुए ड्रायर का लोड खाली करना और स्टीम कम करना, ये दोनों चीज का ध्यान रखना है कि हम उसी में स्टीम धीरे धीरे कम करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा मटेरियल जो है खराब नहीं होगा, खराब होने से बच जाएगा। और जब हम दूसरा भी फीड काटेंगे तो 100% स्टीम काट देंगे और ड्रायर का लोड पूरा खाली कर लेंगे। पूरा खाली करने के बाद देख लेंगे, हमें नॉर्मली खाली ऑटो स्टॉप कर देना है। ऑटो स्टॉप करने पे हमारा पूरा प्लांट ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे सीक्वेंस में जो भी सीक्वेंस रहेगा वो बंद हो जाएगा। उसके बाद हम कूलिंग, जब हमारा पूरा प्लांट इधर ड्रायर सीक्वेंस बंद हो जाएगा तो हम अपना उसके जस्ट बाद कूलिंग सिस्टम भी बंद कर लेंगे। अच्छा, अगर जिस प्लांट में जो है ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप का ऑप्शन ना हो तो मैनुअली सबसे पहले क्या बंद करेंगे? अगर हमें सबसे पहले, अगर मान लीजिए कि हमारा ड्रायर अगर खाली है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रायर बंद करेंगे, अपना फीड कन्वेयर बंद करेंगे, उसके बाद रिसाइकल बंद करेंगे, क्योंकि रिसाइकल बंद करेंगे, हाई स्पीड मिक्सर करेंगे, फिर फीड कन्वेयर बंद करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम ड्रायर ही पहले बंद करें, हम ऐसा नहीं करते तो डायरेक्ट फीड कन्वेयर बंद कर दे या फिर हाई स्पीड मिक्सर बंद कर दे या रिसाइकल बंद कर दे। सीक्वेंस में इसीलिए करते हैं कि अगर हमारा, जैसे कि हमने ड्रायर बंद किया, सबसे पहले ड्रायर बंद किया, अगर हमारे ड्रायर में थोड़ा बहुत मटेरियल है, अगर वो ड्रायर बंद करेंगे तो हमारे डिस्चार्ज कन्वेयर में भी मटेरियल होगा, तो हमें टाइम मिलेगा, जो डिस्चार्ज का मटेरियल होगा वो रिसाइकल में जाएगा। अगर हम पहले रिसाइकल बंद कर दिए, बाद में ड्रायर बंद कर रहे हैं, बाद में डिस्चार्ज कन्वेयर बंद कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो डिस्चार्ज में मटेरियल होगा वो रिसाइकल में आके जमा हो जाएगा। तो जब हम दोबारा चालू करेंगे तो हमारा रिसाइकल जो है वो चलेगा नहीं, रिसाइकल बेसिकली चोक हो जाएगा। हम इसीलिए सीक्वेंस में कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ड्रायर बंद करें, फिर डिस्चार्ज कन्वेयर बंद करें, फिर रिसाइकल बंद करें, फिर हाई स्पीड मिक्सर बंद करें, फिर फीड कन्वेयर बंद करें। तो इससे क्या होगा कि हमारा कोई भी जो भी है कन्वेयर एक भी चोक नहीं होगा और स्मूथली बंद हो जाएगा। जब हम दोबारा चालू करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए हम सीक्वेंस में बंद और सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। चलिए, इतना हम लोग जान लिए। अब हम जितना भी चीज यहाँ आपको पीएलसी में बताए हैं उन सभी चीजों को फील्ड में ले चल के दिखाते हैं, और फील्ड में आपको ये भी दिखा देंगे कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये हमारा थिन स्लॉब टैंक है और इधर बगल में हमारा स्पेंट वाश टैंक है। स्पेंट वाश से ही हमारा फीड ऊपर डिकेंडर में लगता है और इस पर डिकेंडर से जो भी थिन स्लॉब निकलता है इसमें स्टोरेज होता है, और इसको हम आगे भेजते हैं ऑपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए एक बार डिकेंडर फ्लोर पे आपको दिखाते हैं। ऊपर देखिए, ये है हमारा डिकेंडर फ्लोर, जहाँ डिकेंडर लगे हुए हैं। डिकेंडर है अपना अल्फा लेवल का डिकेंडर है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सीन डिकेंडर दिया हुआ है, जो कि सीनो डिकेंडर, दो डिकेंडर फंक्शनल चलता है और एक स्टैंड बाय में दिया हुआ है, हमें जो जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग चलाते रहते हैं। ये हमारा वेबसाइट कन्वेयर दिया हुआ है और उसमें फीड लगाने के लिए इधर हमारे वाल दिए हुए हैं। यहाँ से हम अपना फीड लगाते हैं तीनों डिकेंडर में
आपको जो लाइनें दी गई है ये हमारे सीआईपी की लाइन दी गई है। सीआईपी की लाइनें हमें दो लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है और नीचे ये लाइन दिख रही है। एक के अंदर में दो लाइन दी हुई है, एक हमारा प्रोसेस वाटर से सीआईपी कर सकते हैं, दूसरे हमारे एक लाइन दिया हुआ है कि सभी कास्टिक से सीआईपी करना हो, ऐसा डिसेंडर से हो गया हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हमारा कास्टिक की लाइन दी हुई है, जो कि वो टैंक फॉर्मेटेशन से बना हुआ है, वहां पे गोल बनवाते हैं और उसके थ्रू सीआईपी जाते हैं। ये बेस्केट कन्वेयर है हमारा, ये ऊपर का बेस्केट कन्वेयर है, जो बेस्केट कन्वेयर दिए हुए हैं, एक नीचे में कन्वेयर है। यहाँ से कन्वेयर में यहाँ पे हमारा बेस्केट दिख रहा हुआ है और यहीं पे हम अपना सिरप भी मिक्स करते हैं और इसके थ्रू अगले कन्वेयर में ले जाते हैं। ये हमारा दूसरा बेस्केट कन्वेयर हुआ है, जो डिकेंडर से हमारा निकल रहा है मटेरियल, बेस्केट निकल रहा है और सिरप मिक्स होके हमारे इस कन्वेयर में आता है। हम इस कन्वेयर के थ्रू अपना मटेरियल जो है हाई स्पीड मिक्सर में पहुंचाते हैं और इसमें भी मिक्स, जिससे कि हमारा दो कन्वेयर देने के बेसिकली फायदा ये है कि एक कन्वेयर में हमारा कभी कभी मटेरियल जो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता, सिरप और बेस्केट, तो इससे दो कन्वेयर देने पे फायदा ये होता है कि हमारा जो टाइम मिल जाता है और सिरप और बेस्केट अच्छी तरीके से मिक्स होकर हाई स्पीड मिक्सर में पहुंचते हैं, तो गोली कम बनने की संभावना रहती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा हाई स्पीड मिक्सर है, जो हमारा वेट आ रहा है वो हाई स्पीड मिक्सर में ही आ रहा है और इधर बगल में हमारे रिसाइकल दिया हुआ है, तो रिसाइकल से भी जो मटेरियल आ रहा है और वैसे दोनों एक ही साथ हाई स्पीड मिक्सर में एक ही जगह इधर हमारा इनलेट हो रहा है यहाँ पे, ताकि वो आगे बढ़े धीरे धीरे और फिर कन्वेयर में जा सके, अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। तो हमारा हाई स्पीड मिक्सर से नीचे, जस्ट नीचे हमारा फिर कन्वेयर होता है जो कि ड्रायर में इनलेट होता है, तो उसके थ्रू मटेरियल इनलेट हो पाता है। आप लोग डिस्चार्ज कन्वेयर देख सकते हैं, हमारा ये डिस्चार्ज कन्वेयर है जिसमें हाई स्पीड मिक्सर से मटेरियल इसमें जाता है, इसके थ्रू ड्रायर में इनलेट हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ड्रायर का आईडी फैन है। आईडी फैन हमारा जो है ये पीएफडी पे नहीं दिया हुआ है, ये नॉर्मली दिया गया है, तो हमें अगर ड्रायर इसका जो भी सेटिंग पूरा सेट रहता है इसको चलाना है, वो लाइन आप देख सकते हैं तो ड्रायर पे आई हुई है, ऐड आया हुआ पेपर आता है। ये हमारे साइक्लोन में जो भी ड्रायर से डस्ट वगैरह उठाता है वो साइक्लोन के थ्रू नीचे चला जाता है रिसाइकल में, और वो जो नॉर्मल पेपर बचता हुआ पेपर यहाँ पे आता है आईडी फैन के थ्रू आगे जाता है बेट स्क्रैबर में। अब आईडी फैन को अपने हिसाब से इसको 70 से 80% ही खोल के रखे गए डंपर, आईडी फैन का डंपर है अभी जो कि हमारा 80% खुला हुआ है, हमें जरूरत के अकॉर्डिंग हमें 80% खोलना है, 75% खोलना है, इसको मैनुअली खोलते हैं। जहाँ पे आईडी फैन में बीएफडी दिया रहता है तो हम उसको 100% भी खोल के रख सकते हैं, अपना बीएफडी के थ्रू उसका आरपीएम कम कर सकते हैं, बट ये हमारा मैनुअल दिया हुआ है, डायरेक्ट चलता है, इसीलिए हम इससे डंपर का उपयोग करेंगे कि जितना जरूरत है 80% खोलना है। राइस चलाते हैं तो हमें ज्यादा मटेरियल कम डलता है, इसलिए हम इसको 70% रखते हैं। अभी हमारा मैच चल रहा है तो इसको 80 से 85% खोल के रखते हैं। हम देख सकते ये ड्रायर का हमारा प्रोडक्ट आउटलेट वाला आउटलेट है, इसमें डिस्चार्ज मटेरियल मतलब ड्रायर का जो मटेरियल भी है वो डिस्चार्ज होता है। तो हमारा ये नीचे डिस्चार्ज कन्वेयर दिया हुआ है, डिस्चार्ज कन्वेयर के थ्रू ही मटेरियल हमारा आगे फाइनल प्रोडक्ट के लिए निकलता है और 70% के आसपास रिसाइकल में डालते हैं। वहां पे हमारा स्लाइड गेट वाल लगा हुआ है जिससे हम अपडेट करते हैं कितना परसेंट मटेरियल हमें आगे पहुंचाना है, कितना परसेंट रिसाइकल में डालना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट निकल रहा है 30% मटेरियल जो भी हम निकाल रहे हैं डिस्चार्ज कन्वेयर से, ऊपर हमारा प्रोडक्ट साइक्लोन है, वो अपना न्यूमेटिक फैन के थ्रू प्रोडक्ट साइक्लोन में आता है। प्रोडक्ट साइक्लोन आने के बाद एक प्रोडक्ट साइक्लोन जो हमारा पे लिए हुए हैं, एक से हमारा मटेरियल आता है, एक से हमारा डस्ट आता है। तो आने के बाद हमारे इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटर में, लोग डिस्ट्रीब्यूटर आप देख सकते हैं कि मटेरियल फैलाने का काम करता है, वो ऐसे और ऐसे चल रहा है। इसके बाद हम अपना कूलर की बात करें तो आप कूलर के अंदर भी देख सकते हैं ये एयर कूलर प्लेट लगी हुई है और डिस्ट्रीब्यूटर की प्लेट के थ्रू हमारा मटेरियल जो भी है इधर चारों तरफ फैला रहा है एयर कूलर में। और एयर कूलर हमारे दो पार्ट में दिया हुआ, ये अप साइड है, ये डाउन साइड है। अप साइड में हमारा मटेरियल इनलेट होता है जो कि जाता है, और दूसरे राउंड में हमारा इनलेट साइड में है इधर आके निकलता हुआ, जिसके थ्रू हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है साइडों में जाता है। हमारा ऊपर कूलर में जो ऊपर टेम्परेचर है वो 40 से 45 के आसपास रहता है, लेकिन हमें फाइनल जो टेम्परेचर मिलता है वो 30 से 35 के आसपास मिलता है।
हमारा पेट फिल्टर जो काम करता है उसके कारण टेम्परेचर कम हो जाता है।